सब कुछ सही हो गया है। ठीक है, मैंने तभी नहीं देखा था, मैंने अभी स्लाइड शो किया तो मुझे नीचे कुछ पेन्स नहीं दिख रहे थे, तो चलो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या फिर कहें गेहूं की खेती, जो कि आपके एग्जाम IBPS SO AFO और RRB SO जो AFO का एग्रीकल्चर ऑफिसर, UPAGTA MP RAEO और UPPSC DHO के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है आपको। प्रथम संस्करण जो है जनरल एग्रीकल्चर नोट्स का जो है आपका जनरल एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी कॉपी तैयार हो गई है। ठीक है, अगर आप हार्ड कॉपी में चाहते हो तो उसका प्राइस अलग है, और आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी में अलग आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आगे जो है 2 बुक्स और है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मृदा विज्ञान और सॉइल साइंस। ये दोनों ही बुक जो है रिलीज हो चुकी है। 4 बुक मैंने रिलीज की है अभी फिलहाल में। ठीक है, अभी क्या धीरे धीरे मैं कंटेंट बनाता जा रहा हूँ और वैसे वैसे आपको जो है कंटेंट को प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़िया से जुड़े रहिएगा विजन एग्री एकेडमी से। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। आगे शुरू करते हैं कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या कहें गेहूं की खेती। गेहूं की खेती के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि भैया बताओ गेहूं का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है और इसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो जनरली हम जानेंगे अबाउट ऑफ व्हीट। तो अबाउट ऑफ व्हीट यानी क्या है, अगर की बात करें गेहूं के बारे में तो बॉटेनिकल नेम या फिर वानस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम या फिर कहें वनस्पतिक नाम जो इसका होता है वो होता है टिटिकम एस्टिवम। ठीक है, फैमिली या कुल की बात करें तो पोएसी या ग्रेमनी होता है। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर की बात करें या फिर गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वह 42 होता है। ओरिजिन की बात करें या फिर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया या फिर कहें दक्षिण पश्चिम एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है, या फिर कहते सकते हैं टर्की। ठीक है, और इन्फ्लुएंस या जो आपका पुष्प क्रम होता है, इसका पुष्प क्रम, इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं भैया, पुष्प क्रम जो होता है उसे कहते हैं ईयर या फिर स्पाइक कहा जाता है। फ्रूट टाइप इसका या फल प्रकार कहें तो वो होता है आपका कैरियोप्सिस। आपने धान के केस में भी पढ़ा था कि इसका उसका भी जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है, आपका कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने अब पहले वाला पैटर्न अपना लिया है, अब थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों साथ साथ मिलके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सीरियल ड्राइव फ्रॉम अ रोमन वर्ड, जो आपका सीरियल या फिर अनाज शब्द है एक रोमन शब्द से लिया गया है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट और मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। कॉमन ब्रेड व्हीट गेहूं या फिर मैक्सिकन बोने गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए टिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी टिटिकम डिकोकम, ऑप्शन सी यहाँ पर है आपका टिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन डी है यहाँ पर टिटिकम स्फेरोकोकम, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। बताइए आंसर ए बी सी डी या फिर ई, क्या होगा सही उत्तर। द वर्ड सीरियल डिराइव्ड फ्रॉम a Roman bird. What is the scientific name of common bread wheat और Mexican dwarf wheat? अनाज शब्द जो है एक रोमन शब्द से लिया गया है। कॉमन ब्रेड गेहूं या मैक्सिकन बोना गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए टिटिकम एस्टिवम, बी टिटिकम डिकोकम, या सी टिटिकम ड्यूरम, या फिर डी टिटिकम स्फेरोकोकम, या फिर ई नन ऑफ दीज। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका टिटिकम एस्टिवम। ठीक है, जो आपका कॉमन ब्रेड व्हीट या फिर आपका मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इसका जो बॉटेनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम होता है या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वो होता है आपका टिटिकम एस्टिवम होता है। टिटिकम डिकोकम किसका होता है, आपका इमर व्हीट का, इमर गेहूं का, ये कहे इमर व्हीट या फिर गेहूं
इमर व्हीट या गेहूं का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है टिटिकम डाइकोकम, और ड्यूरम ड्यूरम व्हीट का जो होता है टिटिकम ड्यूरम होता है। ड्यूरम व्हीट या फिर ड्यूरम गेहूं का क्या होता है, टिटिकम ड्यूरम। और जो आपका बोना गेहूं होता है, बोना गेहूं या फिर ड्वार्फ व्हीट जो होता है, बोना गेहूं या ड्वार्फ व्हीट होता है, उसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है टिटिकम स्फेरोकोकम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं विभिन्न प्रकार के मतलब की क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट या फिर कहें गेहूं का वर्गीकरण। तो गेहूं के वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रिटिकम एस्टिवम को, या फिर कहें कॉमन ब्रेड व्हीट और मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, जिसका बॉटेनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है। क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या, क्रोमोजोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या इसकी होती है 2n42, यह जो है हेक्साप्लॉइड होता है या फिर षटभुज होता है, या फिर एक है षटकोणीय होता है, हेक्साप्लॉइड होता है। ठीक है। इट इज मोस्टली ग्रो इन इंडिया, यह सबसे ज्यादा कहां पर ग्रो होता है, भारत में उगता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैक्सिको बाय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, यह जो है कहां से लाया गया, मैक्सिको से लाया, किसके द्वारा, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के द्वारा जो है, जो आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है उसे मैक्सिको से लाया गया भारत। ठीक है। एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, या जो आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है यह रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए या फिर कहें हरित क्रांति के लिए भारत में हरित क्रांति के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है कौन, आपका कॉमन ब्रेड व्हीट और मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेड व्हीट, यहाँ इसे जो है रोटी वाला जो गेहूं भी कहा जाता है। जो आपका कॉमन ब्रेड व्हीट है या मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट है, इसे रोटी वाला जो गेहूं भी कहा जाता है। मोस्ट सुइटेड फॉर चपाती एंड बेकरी, यह जो है चपाती बनाने के लिए और बेकरी प्रोडक्ट में ज्यादा सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इट इज कल्टीवेटेड थ्रू आउट द इंडिया, यह जो है भारतवर्ष में सबसे अधिक जो है उगाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मैक्रोनी या फिर ड्यूरम व्हीट, इसे जो कहते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं। क्रोमोजोम नंबर या फिर कहें गुणसूत्र संख्या इसकी होती है 28, और यह जो है आपका होता है टेट्राप्लॉइड। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया बताओ मैक्रोनी या ड्यूरम व्हीट जो है कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, कैसा होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है, या फिर त्रिगुणित होता है, या फिर षटगुणित होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछता है। आल्सो कॉल्ड एज मैक्रोनी व्हीट, इसे जो है हम मैक्रोनी गेहूं के नाम से भी जानते हैं। इट इज बेस्ट सुइटेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नूडल्स, वर्मिसेली, सूजी और सिमैया। जो आपका मैक्रोनी या ड्यूरम गेहूं है, ट्रिटिकम ड्यूरम व्हीट है, वह जो है आपका किसके लिए, नूडल्स के लिए, वर्मिसेली, सूजी और सिमैया बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इमर व्हीट या फिर कहें ट्रिटिकम डिकोकम। ट्रिटिकम डिकोकम की बात करें तो इसका क्रोमोजोम नंबर या गुणसूत्र संख्या जो होती है वह होता है 2n28। टेट्राप्लॉइड भी होता है, अदरवाइज कॉल्ड एज विंटर स्प्रिंग व्हीट। इसे अदर मतलब कि अदर नेम से जो है आपका सर्दी वाला या फिर कहे आपका सर्दी वाला जो है गेहूं कहा जाता है। सुइटेबल फॉर साउथ इंडियन डिश उपमा, जो आपका इमर व्हीट है या ट्रिटिकम डिकोकम है, यह जो है आपके साउथ इंडियन डिश जो होती है आपकी दक्षिण भारत की एक डिश है जो जिसे हम उपमा के नाम से जानते हैं, उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका शॉर्ट व्हीट या फिर कहें ड्वार्फ व्हीट। शॉर्ट व्हीट या फिर कहें ड्वार्फ व्हीट या फिर कहें बोना गेहूं। ठीक है। बोने गेहूं की बात करें तो शॉर्ट व्हीट की बात करें, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है भैया, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम जो है इसका बॉटेनिकल नेम होता है या फिर कहें साइंटिफिक नेम होता है। क्रोमोजोम नंबर की बात करें या फिर गुणसूत्र संख्या, क्रोमोजोम नंबर मतलब क्या होता है आपका गुणसूत्र संख्या। ठीक है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो वो होता है आपका 2n14, वह नेचर में होता है डिप्लॉइड या फिर द्विगुणित, कॉमनली नोन एज इंडियन ड्वार्फ व्हीट।
इसे जो है आमतौर पर जाना जाता है भारतीय बोना गेहूं, ठीक है। पार्टिकुलरली गॉन आउट ऑफ कल्टीवेशन ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी, यह मतलब कि ज्यादातर उगाया नहीं जाता है क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम है, ठीक है। मेजर जो है आपकी जो ब्रीड्स है या फिर कहें जो क्लासिफिकेशन है गेहूं का वो हो जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट, गेहूं की सामान्य बीज दर क्या है। ऑप्शन ए 50 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 100 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 75 केजी प्रति हेक्टेयर, या ऑप्शन डी 125 केजी प्रति हेक्टेयर, या ऑप्शन ई 150 केजी प्रति हेक्टेयर। बता दीजिए बच्चों जल्दी से आंसर क्या होगा इसका सही उत्तर। व्हाट इज द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट, गेहूं की सामान्य बीज दर क्या है। ए 50 केजी प्रति हेक्टेयर, बी 100 केजी प्रति हेक्टेयर, एक है सी 75 केजी प्रति हेक्टेयर, या फिर डी 125 केजी प्रति हेक्टेयर, या फिर ई 150 केजी प्रति हेक्टेयर। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की या सही आंसर की बच्चों, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है भैया 100 केजी प्रति हेक्टेयर। नॉर्मल है गेहूं की सामान्य बीज दर जो होती है वह होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्लियर है बच्चों। थोड़ा सा हिंदी माध्यम वाले छात्रों उनके लिए भी मैं हिंदी में ज्यादातर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बढ़िया से अगर ये आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। विजन एग्री एकेडमी के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया से जुड़े रहिएगा। और आगे वाला पार्ट में आज रिमूव कर मतलब कि थोड़ा सा क्रॉप कर दूंगा क्योंकि वो डिस्टर्बेंस हो गया था, किसके कारण, थोड़ा स्लाइड नहीं चल रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सीड रेट। बात करें बीज दर की तो नॉर्मल सोइंग या सामान्य बुआई के लिए तो देखो आपका 100 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर कि आप लेट एंड ब्रॉडकास्टिंग से बुआई कर रहे हो या फिर आपकी देरी से या फिर आप छिड़कवा विधि से बुआई कर रहे हो तो आपको सीड रेट की जरूरत पड़ेगी 125 केजी प्रति हेक्टेयर। डिबलिंग विधि से अगर कि आप कर रहे हो बुआई तो आपको बीज दर पड़ेगी आपकी 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। सीड ड्रिल से अगर की बुआई कर रहे हो तो 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। ड्वार्फ वैरायटी या फिर बोनी प्रजाति है तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर। और फर्रो इरिगेटेड रेज बेड FIRB विधि से कर रहे हो तो 75 केजी प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। किसके लिए, आपके गेहूं के लिए। क्लियर है, यस नो लिख दो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सीड ऑफ व्हीट इज कॉल्ड कैरियोप्सिस। जो आपका गेहूं का दाना है या गेहूं का बीज है उसे कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेंस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड, जो गेहूं के जो आपका पुष्पक्रम होता है उसे क्या कहा जाता है। गेहूं के बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं, गेहूं के पुष्पक्रम को कहा जाता है। ऑप्शन ए है एरो, बी स्पाइक, सी पेनिकल, या डी अम्बेल, ई नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी डी या फिर ई। सीड ऑफ व्हीट इज कॉल्ड कैरियोप्सिस, इन्फ्लुएंस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड। गेहूं के बीज को कैरियोप्सिस कहते हैं, गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है। मैं बच्चों कोशिश कर रहा हूं कि दोनों लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो भैया इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और सारी की सारी क्रॉप्स डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। बात करें यहां सही उत्तर की, जो पुष्पक्रम होता है इसका गेहूं का वो होता है भैया क्या, स्पाइक। अभी अभी हम पढ़ के आए थे ना, पुष्पक्रम क्या होता है भैया, स्पाइक होता है। पुष्प गेहूं का जो बीज, गेहूं का जो पुष्पक्रम या फिर इन्फ्लुएंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, in India wheat is occupied the second largest area and production wheat is originated in। भारत में गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में दूसरा स्थान है, गेहूं की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया या तुर्की, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी यूरोप, ऑप्शन ई है आपका अफ्रीका। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी या फिर ई। साउथ अमेरिका या फिर कहें दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल एशिया टर्की या फिर मध्य एशिया तुर्की, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप या फिर अफ्रीका। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर।
व्हाट इज ऑर्गेनेटेड इन व्हीट इज ऑर्गेनेटेड इन, भारत में जो है गेहूं की उत्पत्ति हुई, सॉरी गेहूं की उत्पत्ति हुई है, भारत में गेहूं का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में दूसरा स्थान है, गेहूं की उत्पत्ति हुई है। इन इंडिया व्हीट इज ऑक्यूपाइड द सेकंड लार्जेस्ट एरिया इन प्रोडक्शन, इसका जो है उत्पत्ति स्थान क्या है? तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है सेंट्रल एशिया या फिर टर्की, मध्य एशिया या फिर तुर्की, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न बच्चों जल्दी से आंसर करते जाइएगा, ठीक है, बढ़िया से आंसर करते जाइए, आपके आंसर के बिना मजा नहीं आएगा यार क्रॉप प्रोडक्शन में। तब जब भी आप अगर कि रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ले रहे हो ना, ऑफलाइन मतलब कि ये कि लाइव नहीं चल रही है फिर भी आप क्लास ले रहे हो ना, तो बढ़िया से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, कि भैया 5 का ABCD मतलब जो भी लगे, फिर जो भी मतलब कि ऐसे लगना चाहिए कि आपकी क्लास लाइव चल रही है, ठीक है, लाइव क्लास की तरह अट्रैक्ट रही है ऑफलाइन में भी। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग इन व्हीट, गेहूं में उचित दाना भरने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, बताओ बच्चों। A 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, B आपका है 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन C 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन D 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन E 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। बताइए बच्चों क्या होगा आंसर। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग इन व्हीट, गेहूं में उचित दाना भरने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। A 20 से 25 डिग्री सी, B 20 से 23 डिग्री सी, C 23 से 25 डिग्री सी, या फिर D 16 से 20 डिग्री सी, या फिर E 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। बात करें सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न नहीं है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट व्हीट, या फिर ये कहें गेहूं की तापमान की आवश्यकता। तो मिनिमम की बात करें, न्यूनतम तापमान की आवश्यकता जो गेहूं की होती है वो तो भैया कितनी होती है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, मोटिवेशनल स्पीच। यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर या न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान जो होता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम या कहें उपयुक्त तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, और आपका मैक्सिमम या फिर अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस। जर्मिनेशन की बात करें, अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। टिलरिंग के लिए या फिर कहें वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए या फिर टिलरिंग के लिए जो है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, या एक्सीलरेटेड ग्रोथ या फिर अधिक से अधिक जो ग्रोथ या विकास के लिए 20 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और प्रॉपर ग्रेन फिलिंग या फिर जो आपके दाना भरने के लिए जो है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 5 वीक, 4 से 5 हफ्ते के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 23 से 25 डिग्री सी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी जो है सही उत्तर था, ठीक। प्रॉपर ग्रेन फिलिंग के लिए कितना, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। टेस्ट वेट ऑफ फ्लैरिस माइनर इज 2 ग्राम, व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन। फ्लैश माइनस का परीक्षण में 2 ग्राम होता है, गेहूं के दाने का परीक्षण में कितना होता है, यहाँ पर ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पे 40 ग्राम होता है, ठीक है। तो जो आपका गेहूं का परीक्षण दाने का टेस्ट वेट जो होता है वो कितना होता है भैया, 40 ग्राम होता है। सॉरी यहाँ पर एनिमेशन नहीं लगा हुआ था, ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ था, कोई बात नहीं। आपको पता है कि भैया गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है, परीक्षण भार होता है, वो कितना होता है, 40 ग्राम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ व्हीट इज यूज्ड फॉर सूजी एंड सिमैया प्रिपरेशन। सूजी और सिमैया तैयार करने के लिए किस प्रकार के गेहूं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी टिटिकम डिकोकम, ऑप्शन सी टिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन डी है यहाँ पर टिटिकम स्फेरोकोकम, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। सूजी और सिमैया तैयार करने के लिए किस प्रकार के गेहूं का उपयोग किया जाता है।
ये देखो हम अभी अभी क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है इसे, तो इसका आंसर जो है इजी होगा, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या होगा। विच टाइप ऑफ व्हीट इज यूज फॉर सूजी एंड सेवैया प्रिपरेशन, सूजी और सेवैया तैयार करने के लिए किस प्रकार के गेहूं का प्रयोग किया जाता है। बता दो बच्चों जल्दी से आंसर, ए बी सी या फिर डी या फिर ई। बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है आपका टिटिकम ड्यूरम या फिर कहें टिटिकम ड्यूरम। हिंदी में टिटिकम ड्यूरम और इंग्लिश में टिटिकम ड्यूरम। तो टिटिकम ड्यूरम का जो है प्रयोग किया जाता है आपका सूजी और सेवैया तैयार करने के लिए। क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, Which of the following is not a single gene dwarf variety of wheat? निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की एक भी जीन बोनी किस्म नहीं है। नॉट अ सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी या फिर कहे एक जीन बोनी किस्म नहीं है। ऑप्शन ए लर्मा रोजो 64, ऑप्शन बी सुजाता, ऑप्शन सी कल्याण सोना, ऑप्शन डी गिरिजा, ऑप्शन ई सोनालिका। बताओ आंसर क्या होगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, निम्न में से कौन सा जो है गेहूं की एक जीन बोनी किस्म नहीं है। तो बात करें यहां पर सही उत्तर की, तो वो सही उत्तर आपका हो जाता है कल्याण सोना। कल्याण सोना जो है सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी नहीं है या फिर एक जीन ड्वार्फ बोनी किस्म नहीं है। बाकी सुजाता, लर्मा रोजो 64, गिरिजा और सोनालिका आपकी एक जीन बोनी किस्म है, ठीक है। लिख लेना, इसे नोट कर लेना, आगे हम बताने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, Which among the following crop is hexaploid and developed by using outcrossing? यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एसओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ईयर याद नहीं आ रहा, 2020 या 21 में पूछा गया है, 2020 या फिर 21 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। Which among the following crop is hexaploid and developed by using outcrossing? निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है हेक्साप्लॉयड है और आउटक्रॉसिंग का उपयोग करके विकसित की गई है। ऑप्शन ए है यहाँ पर बनाना, बी आलू या पटेटो, सी मैंगो या आम, डी है यहाँ पर बार्ले, ई है यहाँ पर व्हीट या फिर गेहूं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूँ, व्हीट या फिर गेहूं जो है डी ऑप्शन हो जाता है या फिर कहें ई ऑप्शन। तो बताओ बच्चों जल्दी से, ए बी सी डी ई जल्दी से लिख दो आंसर। यहां पर 5 क्वेश्चन, 5 ऑप्शन इसलिए रखे गए हैं ताकि सारे एग्जाम को स्वेट करें। अगर कि आप मतलब कि स्टेट एग्जाम की कर रहे हो तो आपके लिए 4 ऑप्शन ही काफी है, लेकिन 5 ऑप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पर देखो आप व्हीट क्रॉप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाता है आपका गेहूं हो जाता है, ठीक है। तो जो कौन सी फसल जो है हेक्साप्लॉयड और आउटक्रॉसिंग का उपयोग करके विकसित की गई थी वो है आपकी व्हीट या फिर गेहूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप है सीआरआई एज ए क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। निम्नलिखित में से किस फसल में सीआरआई महत्वपूर्ण सिंचाई चरण है या सिंचाई अवस्था है। सीआरआई का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन, ठीक है। यह जो है आपकी सीआरआई अवस्था आप सब जानते हो किससे संबंधित है, आपकी गेहूं से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ व्हीट। गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए 90%, बी 85%, सी यहाँ पर 70% है, डी 65% या फिर ई 80%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अच्छे से इनको पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ते रहिए। बताइए आंसर, व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ व्हीट। गेहूं का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है। ए 90%, बी 85%, सी 70% या फिर डी 65% या फिर ई 80%। बात करें आपके यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है
ऑप्शन बी 85%। ठीक है, जो मिनिमम या फिर न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत जो होता है गेहूं का, वो कितना होता है भैया? 85% होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लूटेन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट। जो आपके ग्लूटेन है, ग्लूटेन गेहूं में मौजूद प्रोटीन का एक प्रकार है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन व्हीट, जो कितने प्रतिशत प्रोटीन जो है गेहूं के अंदर होता है? ऑप्शन ए 6 से 7%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी यहाँ पर 11.5%, ऑप्शन डी 15%, ऑप्शन ई 8 से 10%। गेहूं में कितने प्रतिशत जो है प्रोटीन मौजूद होता है? ग्लूटेन गेहूं में मौजूद प्रोटीन का एक प्रकार है। गेहूं में कितने प्रतिशत जो है मात्रा में, कितने गेहूं में प्रतिशत मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है? तो बताओ बच्चों, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी या फिर ई? मैंने ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं, ए बी सी डी या फिर ई। क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से आंसर कर।
चलिए बच्चों, आ गए हैं वापस। थोड़ा सा वॉइस चली गई थी, कोई बात नहीं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेशियो फॉर व्हीट एंड मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग? गेहूं और सरसों की अंतर फसल के लिए अनुशंसित अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 10:1, ऑप्शन बी 9:1, ऑप्शन सी 12:1, ऑप्शन डी 8:1 या फिर ऑप्शन ई 15:1। जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? ए 10:1, 9:1 या फिर 12:1 या फिर आपका डी 8:1 या फिर 15:1। बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 9:1। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है 9:1। ठीक है, 9:1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 15 है, प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट इन व्हीट इज 8 to 11%, 8 से 11% होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्शनल बीड ऑफ व्हीट? गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 8 से 11% होती है, निम्नलिखित में से कौन गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है? ऑप्शन ए चिनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन बी कॉन्वोलस अर्वेंसिस, ऑप्शन सी एविना फटुआ, ऑप्शन डी फ्लेरिस माइनस, ऑप्शन ई नन ऑफ दी। चिनोपोडियम एल्बम, इसे क्या लिखते हैं? चिनोपोडियम एल्बम, पोडियम एल्बम। ए कॉन्वोलस अर्वेंसिस, सॉरी इंग्लिश में ही लिख दिया, अर्वेंसिस। और यहां पे एविना फटुआ, फ्लेरिस माइनर या फिर गेहूं सा, और नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऑफ की जगह ओडी हो गया है। तो यहाँ पर संतोष कुमार जी डी आंसर कर रहे हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या? कॉन्वोलस अर्वेंसिस। ठीक है, कॉन्वोलस अर्वेंसिस ये आपका कैसा बीड है? आपत्तिजनक खरपतवार है, कॉन्वोलस अर्वेंसिस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, कॉन्वोलस अर्वेंसिस। प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट इन व्हीट इज 8 to 11%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्शनल बीड ऑफ व्हीट? गेहूं में प्रोटीन की मात्रा जो है 8 से 11% होती है, कौन सा जो है गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है? तो वो है आपका कॉन्वोलस अर्वेंसिस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, कॉन्वोलस अर्वेंसिस। ठीक है संतोष कुमार जी, आगे चलते हैं। अगला है बीड ऑफ व्हीट, गेहूं के खरपतवार। गेहूं के खरपतवार। ठीक है, तो बात करें मोनोकोट या फिर एक बीज पत्री है। मोनोकोट को क्या कहते हैं? एक बीज पत्री खरपतवार की। कभी कभी पूछ लेता है भैया एग्जाम में, बताओ बच्चों कि एक बीज पत्री खरपतवार कौन सा है? एक बीज पत्री खरपतवार, और एक होता है आपका द्विबीज पत्री खरपतवार। डाइकोट को क्या कहते हैं? द्विबीज पत्री खरपतवार। ठीक है, द्विबीज पत्री। मिमिक्री या फिर नकलची जो आपका खरपतवार होता है वो आपका होता है फ्लेरिस माइनर, या फिर कहें गेहूं सा या गेहूं का मामा, इसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है शायद। ठीक है, बिल्ड ओट या फिर जंगली जो आपका जई है वो आपकी जंगली जई एविना फटुआ। ठीक है, जंगली जई। ठीक, और सैटेलाइट या बीड या फिर कहें जो आपका उपग्रह खरपतवार होता है वो आपका होता है फ्लेरिस माइनर या फिर एविना फटुआ। यहाँ पर एविना फटुआ होगा, एविना फटुआ। ठीक है, ये कैसा है आपका? सैटेलाइट बीड या फिर कहें आपका उपग्रहीय खरपतवार।
डाइकोट या द्विबीजपत्री में बात करें तो ऑब्जेक्शनल या फिर कहे आपत्तिजनक जो खरपतवार वो होता है आपका कॉन्वोलस अर्बेंसिस, हिरनखुरी जिसे कहते हैं, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट बीड होता है वो होता है चिनोपोडियम एल्बम, जिसे बथुआ के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम बथुआ होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर व्हीट इज एजोटो Fertilizer used for wheat is azotobacter. Which of the following crop is called as king of cereal? गेहूं में के लिए प्रयुक्त उर्वरक एजोटोबैक्टर है। निम्नलिखित में से किस फसल को अनाज का राजा कहा जाता है? यहाँ पर फर्टिलाइजर की जगह पे बायो फर्टिलाइजर होना चाहिए था। बायो फर्टिलाइजर या फिर जैव उर्वरक जो गेहूं में होता है उसे एजोटोबैक्टर के नाम से जाना जाता है। बताओ निम्नलिखित किस फसल को अनाज का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए गेहूं, बी राइस या फिर धान, ऑप्शन सी बार्ले, ऑप्शन डी सोरगम या फिर ऑप्शन ई ओट या फिर जई। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर? यहाँ पर गेहूं जो है, बीट गेहूं, राइस को धान, इतना तो आप सब जानते हो यार, ये सब बताने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, यहाँ पर गेहूं या फिर व्हीट जो है सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका गेहूं का या फिर कहे अनाज का राजा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? आपके गेहूं को कहा जाता है, व्हीट को कहा जाता है, ठीक है। जो आपका गेहूं में प्रयुक्त होने वाला जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक कौन सा है आपका? जैव उर्वरक क्या है आपका? एजोटोबैक्टर, इसे याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, टिटिकल इज द क्रॉस बिटवीन। टिटिकल किसके बीच का मिश्रण है या फिर क्रॉस है? ऑप्शन ए व्हीट एंड रे, ऑप्शन बी व्हीट और बार्ले, ऑप्शन सी व्हीट एंड सोरगम, ऑप्शन डी व्हीट एंड ओट, ऑप्शन ई है यहाँ पर ओट एंड व्हीट। व्हीट गेहूं और रे का, गेहूं और जौ का, गेहूं और आपका ज्वार का, गेहूं और जई का, जई और गेहूं का, किसका क्रॉस है भैया? टिटिकल। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, सब लोग जानते होंगे इसे आंसर को, तो जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर संतोष कुमार जी, यहाँ पर ऑप्शन ए गेहूं और रे जो है सही उत्तर हो जाता है। व्हीट एंड रे जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट एज हार्वेस्टिंग स्टेज। कटाई के चरण में नमी की मात्रा क्या जो है गेहूं के लिए जो है कितनी कटाई की मात्रा कितनी की आवश्यकता होती है? यहाँ पर होना है व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट एज हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ व्हीट, गेहूं की कटाई के चरण में, गेहूं की कटाई की अवस्था में, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा, गेहूं की कटाई के चरण में नमी की मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए 10 से 15%, बी 10 से 12%, सी 25 से 30%, डी 10 से 20% या फिर ई 30 से 40%। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर? व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज, कटाई के चरण में नमी की मात्रा क्या होती है गेहूं की? बी नहीं भैया, 18 बी नहीं होगा, सी होगा यहाँ पर 25 से 30%। 10 से 12% तो यार कम हो जाता है ना, इतने में तो सूखेगा भी नहीं गेहूं, ठीक है। तो 25 से यहाँ पर 30%, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एवरेज सोइंग डेप्थ ऑफ व्हीट इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पेसिंग फॉर इरिगेटेड व्हीट। गेहूं की औसत बुआई की गहराई जो है 5 सेंटीमीटर है। सिंचित गेहूं के लिए अंतराल क्या है या फिर कहें जो आपका स्पेसिंग या कहें जो आपकी रो टू रो स्पेसिंग या फिर कहें रो टू रो या प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 गुणा 20, ऑप्शन बी 25 गुणा 15, ऑप्शन सी 15 गुणा 10, ऑप्शन डी है यहाँ पर 30 गुणा 10, ऑप्शन ई 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? एवरेज सोइंग डेप्थ ऑफ व्हीट इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पेसिंग फॉर इरिगेटेड व्हीट। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन ई 22.5 गुणा 10 सेंटीमीटर जो है आपको, जो आपकी जो पहली वाली होती है वो रो टू रो डिस्टेंस होती है और जो आपकी दूसरी वाली होती है वो पौधी से पौधी दूरी, और जो आपकी पहली वाली होती है वो आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, फ्लेरस माइनस इज द मिमिक्री वीड ऑफ वीट। जो आपका फ्लेरस माइनर है वो कैसा है, नकलची खरपतवार है। क्या है, नकलची खरपतवार। मिमिक्री यानी कि कोई की नकल करने वाला, नकलची खरपतवार। जो आपका फ्लैश माइनस कैसा है, नकलची खरपतवार है। गेहूं का एनपीके अनुपात, एनपीके अनुपात क्या है, व्हाट इज द एनपीके रेशियो ऑफ व्हीट। गेहूं का नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम अनुपात क्या है। ऑप्शन ए 120 अनुपात 100 अनुपात 60, ऑप्शन बी 120 अनुपात 60 अनुपात 40, ऑप्शन सी है यहाँ पर 150 अनुपात 100 अनुपात 50, ऑप्शन डी है यहाँ पर 200 अनुपात 150 अनुपात 100, ऑप्शन ई 150 अनुपात 120 अनुपात 80। बिल्कुल सही आंसर संतोष कुमार जी, यहाँ पर ऑप्शन बी 120 अनुपात 60 अनुपात 40 जो है सही उत्तर हो जाता है। गेहूं में जो आपका एनपीके रेशियो या फिर आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का अनुपात होता है वो होता है 120 अनुपात 60 अनुपात 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। सामान्य ब्रेड गेहूं का गुणसूत्र संख्या क्या है। ऑप्शन ए 2n बराबर 32, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2n बराबर 42, ऑप्शन सी 2n बराबर 28, ऑप्शन डी 2n बराबर 24, ऑप्शन ई 2n बराबर 40। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट। सामान्य ब्रेड गेहूं का गुणसूत्र संख्या क्या है। ए 2n बराबर 32, बी 42, सी आपका 28, डी 24 या फिर ई कहें 40। जल्दी से आंसर कर दो, 21 नंबर का क्वेश्चन है ये। बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पर सही उत्तर आपका 42 हेक्साप्लॉइड। अभी पढ़ के आए थे ना, कॉमन या सामान्य ब्रेड गेहूं का जो सोर्स होता है 2n42। बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, आंसर आपने सही किया है 2n42 या फिर 4042। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर का क्वेश्चन है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो आपके नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग या फिर एनी बोरलॉग है, उन्हें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। गेहूं में बोने पर के लिए जिम्मेदार कौन है। ऑप्शन ए डी जी वू जीन, ऑप्शन बी नोरेन 10, ऑप्शन सी टिटिकल, ऑप्शन डी नोरेन 8, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। बताओ आंसर जल्दी से, कौन सा जीन जो है बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, किसमें, आपके गेहूं में। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर। जल्दी से आंसर कर दो बच्चों, पसीना आने लगा है अब। बिल्कुल सही संतोष कुमार जी आंसर। यहाँ पर संतोष कुमार जी नोरेन 10 आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोरेन 10 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हीट प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बेकिंग। जो आपकी बेकिंग के लिए गेहूं का प्रोटीन आवश्यक है। What wheat contain spongy type of protein? What is the protein of wheat? बेकिंग के लिए गेहूं का प्रोटीन आवश्यक। गेहूं में स्पंजी प्रकार का प्रोटीन होता है। गेहूं का प्रोटीन क्या है। ऑप्शन ए ओराइजिन, बी ग्लूटेन, सी जेन या फिर डी ग्लोबुलिन, ऑप्शन ई एल्ब्यूमिन। बताओ आंसर क्या होगा। ओराइजिन, ग्लूटेन, जिन या फिर ग्लोबुलिन या फिर एल्ब्यूमिन। ए बी सी या फिर डी। व्हीट प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बेकिंग। व्हीट कंटेन स्पॉन्जी टाइप ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज द प्रोटीन ऑफ व्हीट। बेकिंग के लिए जो है गेहूं का प्रोटीन आवश्यक। गेहूं में स्पंजी प्रकार का प्रोटीन होता है। गेहूं का प्रोटीन क्या है। बिल्कुल सही ग्लूटेन। 23 बी जो कि संतोष कुमार जी ने ग्लूटेन जो है आंसर कर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। ग्लूटेन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, इरिगेशन स्टेज ऑफ व्हीट इज डिराइव्ड बाय वीएल भारद्वाज। सीआरआई या क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज कम्स
हाउ मैनी डेज आफ्टर सोइंग। एक है गेहूं की सिंचाई अवस्था BL द्वारा या फिर BL भारद्वाज द्वारा निकाली गई थी, BL भारद्वाज निकाली गई। CRI या फिर कहें CRI या क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था बुआई के कितने दिन बाद आती है? ऑप्शन ए 21 दिन बाद, ऑप्शन बी 15 दिन बाद, ऑप्शन सी 10 दिन बाद, ऑप्शन डी 30 दिन बाद, ऑप्शन ई 40 डेज आफ्टर सोइंग। जल्दी से आंसर बता दो बच्चों, कितने दिन बाद आपकी CRI अवस्था आती है गेहूं में? बिल्कुल सही आंसर संतोष कुमार जी, 21 डे आफ्टर सोइंग। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाता है 21 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आगे जो है आपकी ग्रोथ स्टेज ऑफ व्हीट या फिर आपकी गेहूं की विकास अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। गेहूं की विकास अवस्था, ग्रोथ स्टेज ऑफ व्हीट मीन्स होता है आपका गेहूं की विकास अवस्था। ठीक है, जर्मिनेशन के लिए जो है 5 से 7 दिन की। ठीक है, CRI क्राउन रूट इनिशिएशन 21 डे आफ्टर सोइंग, बोने के 21 दिन बाद जो आपकी होती है अवस्था। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, सबसे ज्यादा जो है आपकी क्रिटिकल या फिर क्रांतिक अवस्था होती है किसके लिए? सिंचाई के लिए। ठीक है, टिलरिंग स्टेज जो आती है 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग या फिर 40 से 45 बुआई के 40 से 45 दिन बाद। ज्वाइंटिंग स्टेज जो आती है 45 से 60 दिन डे आफ्टर सोइंग ये कहें या फिर कहें 45 से 60 बुआई के 45 60 दिन बाद। टिलरिंग मीन्स होता है आपका जब पहला टिलर, जैसे आपका गेहूं बड़ा है तो पहला जब टिलर निकलता है तो उसे टिलरिंग अवस्था कहते हैं। बूटिंग स्टेज जो है 70 से 75 डे आफ्टर सोइंग या फिर बुआई के 70 से 75 दिन बाद आती है। फ्लावरिंग या फिर फूल आने की अवस्था जो होती है आपकी 80 से 85 डे आफ्टर सोइंग या फिर कहें 80 से बुआई के 80 से 85 दिन बाद आती है। मिल्किंग अवस्था जो है 100 से 105 डे आफ्टर सोइंग ये कहें या फिर ये कहें बुआई के। DAS मीन्स होता है आपका डे आफ्टर सोइंग या फिर बुआई के इतने दिन बाद। ठीक है, तो 100 से 105 दिन बाद जो बुआई के 100 से 105 दिन बाद जो होते हैं मिल्किंग अवस्था या दुग्ध अवस्था आती है, जिसमें आपके जो दाना है आपका गेहूं का उसमें जो है मिल्की अपीयरेंस आ जाती है या फिर जो फ्लड या फिर दूध के जैसा जो है पदार्थ भरा होता है दाने के अंदर। डब स्टेज वह अवस्था जिसमें जो आपका दूध या मिल्की कंपाउंड है वो जो है हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो 115 से 120 बुआई के 115 से 120 दिन बाद जो आपकी आती है डब स्टेज आती है। डे आफ्टर सोइंग मींस आपका बुआई के इतने दिन बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ वाटर इज अवेलेबल टू प्रोवाइड वन इरिगेशन देन इट शुड बी सप्लाइड एट विच स्टेज। यदि एक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है तो उसे किस अवस्था में लगाना चाहिए? ऑप्शन ए CRI, ऑप्शन बी बूटिंग, ऑप्शन सी फ्लावरिंग, ऑप्शन डी ज्वाइंटिंग, ऑप्शन ई है यहाँ पर मिल्किंग। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर डी। यदि एक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है तो उसे किस अवस्था में लगाना चाहिए? तो बात करें, ये सब जानते हो कि भैया एक सिंचाई उपलब्ध है तो वो कब करनी चाहिए बच्चों? जल्दी से आंसर कर दो, A, B, C या D। बिल्कुल सही संतोष कुमार जी ने ऑप्शन ए कर दिया जो कि बिल्कुल सही है। CRI या फिर क्राउन रूट इनिशिएशन, अगर की आपके पास एक सिंचाई उपलब्ध है तो आप CRI पे करोगे। एक और बात बताओ बच्चों, अगर ये आपके पास दो सिंचाई उपलब्ध है तो किस अवस्था पर करनी चाहिए? आपके पास दो सिंचाई मतलब कि इतना पानी है, इतनी सिंचाई के लिए वाटर है कि आप दो सिंचाई कर सकते हो, तो किस अवस्था में करोगे? एक तो देखो, दो सिंचाई के लिए अगर ये पानी उपलब्ध है तो पहले तो हम CRI पे करेंगे। ठीक है, और दूसरी हम कब करेंगे? फ्लावरिंग पर या फिर कहें फूल आने की अवस्था पर। ठीक है, तो दोनों हम कब करेंगे? आपकी एक तो CRI पर, दूसरी फ्लावरिंग स्टेज पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपके गेहूं के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। व्हीट नोन एज किंग ऑफ सीरियल, जो आपका अनाज का जो है राजा कहा जाता है गेहूं को। मेन प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, मुख्य प्रोटीन जो गेहूं में पाई जाती है वो कौन सी? आपकी ग्लूटिन है। इट इज एसेंशियल फॉर बेकिंग, या फिर पकाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पर्लिंग इंडेक्स, एक आपका क्या होता है? पर्लिंग इंडेक्स इन व्हीट यूज्ड टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ ग्रेन, जो आपकी कठोरता को, बिल्कुल सही संतोष कुमार जी, आप फ्लावरिंग और CRI बता रहे हो जो कि सही है। ठीक है, आपकी जो हार्डनेस या फिर कहे कठोर दाने की कठोरता को बताने के लिए कौन सा इंडेक्स प्रयोग किया जाता है? आपका पर्लिंग इंडेक्स। ठीक है,
व्हीट प्रोटीन रिच इन नियासिन एंड थियामिन कंटेंट, जो आपका गेहूं का प्रोटीन है वो उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, नियासिन और थियामिन कंटेंट होता है। द टेस्ट वेट ऑफ व्हीट इज 40 ग्राम, जो आपका परीक्षण वजन होता है गेहूं का वो तो होता है 40 ग्राम, वाइल टेस्ट वेट ऑफ फ्लेरिस माइनर इज 2 ग्राम, जो जबकि आपका जो फ्लेरिस माइनर या गेहूं सा है या गेहूं का मामा है उसका टेस्ट वेट या परीक्षण वजन कितना होता है भैया, 2 ग्राम होता है। हिंदी में समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मिक्सचर चल रहा है आपका इंग्लिश और हिंदी का, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है तो फिर चलने देते हैं। मस्टर्ड इज कॉमनली यूज एज अ इंटरक्रॉप इन व्हीट, जो है आपका जो सरसों है वह जो है सामान्य तौर पर गेहूं में आपका अंतरा फसल के रूप में उगाया जाता है। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट, जो आपका बौनेपन के लिए जो जीन या जो आपका जीन जिम्मेदार है वह आपका कौन सा है, नोरिन 10 है। विच इज आइसोलेटेड बाय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिसे जो है आइसोलेट किया था, निकाला था किसने, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने 1960 में मैक्सिको के अंदर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सेंट्रल जिगजैग एक्सेस, जो आपके सेंट्रल जिगजैग एक्सेस होती है ना, आपने कभी कभी बाली को तोड़ा होगा तो इस तरह जिगजैग देखने को मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, गेहूं में इस तरीके से सर्पिलाकार आकार मिलता है कि नहीं, तो वो आपका जिगजैग एक्सेस होता है। और व्हीट स्पाइकलेट इज कॉल्ड रैचिस, इसे हम क्या कहते हैं भैया, रैचिस कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रैचिस कहते हैं। फर्स्ट मैनमेड सीरियल या फिर मानव द्वारा निर्मित पहला अनाज कौन सा है, टिटिकल है। टिटिकल किसके बीच क्रॉस है या किसके बीच मिश्रण है, व्हीट और रे या फिर गेहूं या रे के बीच है। प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट, गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 11 से 12%। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेज इंडियन व्हीट वेराइटी कंटेंट द जीन RST1 और RST2, जो अभी जो आपकी प्रेजेंट में या फिर अभी जो आपकी जो भारतीय किस्में हैं, भारतीय गेहूं की किस्में हैं जिनमें कौन सा जीन होता है, आपका कौन सा जीन प्रयोग किया जाता है, RST1 और RST2। ठीक है, किसके लिए, आपका ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन व्हीट, जो आपका गेहूं में उपयोग होने वाला जैव उर्वरक है वह कौन सा है, आपका एजोटोबैक्टर है। मिमिक्री व्हीट या फिर नकलची खरपतवार की बात करें गेहूं का तो वो है आपका फ्लेरिस माइनस या फिर गेहूंसा। ठीक है, अगला है सोइंग टाइम ऑफ व्हीट या फिर कहें गेहूं की बुआई का समय। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला क्या है, गेहूं की बुआई का समय। गेहूं की बुआई का समय, गेहूं की बुआई के समय की बात करें तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर इज आइडियल फॉर टाइमली सोइंग। अगर फोर्टनाइट मींस क्या होता है, पखवाड़ा, जो अक्टूबर का दूसरे पखवाड़े से लेकर आपके अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े तक जो आपका टाइम होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है गेहूं को बोने के लिए। ठीक है, अगला है लेट सोइंग, है कि आप देरी से बुआई कर रहे हो तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर, जो आपका दिसंबर का पहला जो पखवाड़ा होता है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपकी वाटर रिक्वायरमेंट या फिर पानी की आवश्यकता की बात करें, पानी आवश्यकता की बात करें गेहूं की तो वो कितनी होती है भैया, पानी आवश्यकता होती है वो होती है आपकी 560 से 650 mm। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लाइमेट कंडीशन या फिर करें जलवायु अवस्था की बात करें तो जो आपका गेहूं है वो कैसा है, आपका C3 सॉर्टे प्लांट है। C3 सॉर्टे मींस होता है आपका कम दिन की अवधि चाहने वाला पौधा। फ्लावरिंग टाइम पर या फिर फूल आने की अवस्था में कम अवधि चाहने वाला पौधा जो आपका सॉर्टे प्लांट कहलाता है। कूल एंड मॉइस्ट वेदर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ या फिर वनस्पतिक वृद्धि। वेजिटेटिव ग्रोथ मींस होता है आपका वनस्पतिक वृद्धि के दौरान, वनस्पतिक वृद्धि के दौरान कैसा, ठंडा और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठंडे और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है कब भैया, वेजिटेटिव ग्रोथ या फिर वनस्पतिक वृद्धि के दौरान। वार्म एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग ग्रेन फॉर्मेशन, जब आपका दाना बनता है, दाना बनने की अवस्था में जो है आपको कैसा चाहिए, गर्म और जो है सूखा मौसम की आवश्यकता होती है, वेदर यानी कि मौसम। ठीक है, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, ग्रेन मींस आपका दाना, फॉर्मेशन यानी बनने की अवस्था, स्टेज मींस होती है अवस्था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
सोयल पीएच, सोयल एंड पीएच। सोयल की बात करें, सोयल विद क्ले लोम, क्ले लोम जो है मृदा चाहिए, गुड स्ट्रक्चर, अच्छी संरचना एंड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अच्छी जलधारण क्षमता होनी चाहिए। किसके लिए? आपके गेहूं के लिए। पीएच की बात करें तो पीएच की आवश्यकता जो होती है वो होती है 6.0 से 7.5 जो है आपकी पीएच रिक्वायरमेंट होती है उसको जो है बीट की या फिर गेहूं की। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर खत्म होता है। बीट की डिजीज जो है आपके जो रोग हैं कल करवा देंगे, गेहूं के महत्वपूर्ण रोग या फिर और कीट। ठीक है, कल के लेक्चर में वो करवा देंगे और जो कुछ छूट गया वो कल के लेक्चर में कराएंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो कुछ फीडबैक जरूर दे दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। कोई डाउट बच्चों? डाउट हो तो लास्ट में लिख दीजिए, नहीं है तो फिर क्लास को खत्म करते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है यार, लेकिन एजीटीए का जो है रास्ता साफ हो गया है। अब तो देखो एजीटीए का बैच तभी स्टार्ट करेंगे जब उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा और सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं।